नमस्कार दोस्तों, जय सर केमिस्ट्री पावर्ड के द्वारा जो है वीजीपी क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बात कर रहे थे अपन यहाँ पर कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर अपन यहाँ पर कहते हैं कि दो क्लास के अंदर क्वेश्चंस के क्वांटम नंबर्स की, और एक जो है वो अपन यहाँ पर एक आपके पास जो है वो ऑब्बो प्रिंसिपल की बात जो है वो कर चुके हैं। ठीक है। हाँ, अब एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो बोर मॉडल है आपके पास जो है। अपन यहाँ पर कहते हैं डी ब्रोगली है, हाइजेनबर्ग है। ठीक है। और अपन यहाँ पर कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आपके पास बचा हुआ। तो आज इस चैप्टर को जो है वो करके अपन कंप्लीट करेंगे। इस जो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री में आए या नहीं आए, फिजिक्स का है वो ऐसे क्वेश्चन जो है वो अपन यहाँ है वो। तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर कहते हैं बोर मॉडल से। तो बोर मॉडल के अंदर आपके पास बोर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर जो है निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है, जिनको यहाँ पर कहते हैं कोश जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं। ठीक है ना। इसका मान जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं 1 से अनंत तक जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं हो सकता है। ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रत्येक कोश में चक्कर नहीं लगाता, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कोश में चक्कर लगाता है जिसके लिए कक्षीय कोणीय संवेग MVR का मान h/2 का पूर्ण गुणज जो है वो आपके पास होता है। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो न तो ऊर्जा अवशोषित करता है, नहीं उत्सर्जित, क्योंकि उसके ऊपर दो समान और विपरीत बल जो है वो कार्य जो है वो करता है। ठीक है। और उसने कहा कि नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊर्जा अवशोषित करेगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो ऊर्जा क्या करेगा, उत्सर्जित जो है वो। तो पहला पोस्टुलेट्स अपन यहाँ पर कहते हैं कि चीज पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख के अपने काम काम का स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। तो उसने कहा कि क्या है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों निश्चित ऊर्जा स्तर, निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगा कर क्या बोलते हैं को है, या फिर को स्मॉल एन। दूसरा उसने कहा क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन हर एक कोश में चक्कर नहीं लगाता है ना। याद करो अपने नोडल सतह की बात करी कि ए यहाँ पे चक्कर लगाता है, फिर यहाँ पे चक्कर लगाएगा, तो बीच का स्पेस जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाएगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कोश में चक्कर लगाएगा, कोश में चक्कर अपन यहाँ पर लगाएगा। ठीक है। जिनमें अपन यहाँ पर कहते हैं कक्षीय कोणीय कक्षीय कोणीय संवेग। ठीक है ना। आपके पास h/पाई का पूर्ण। ठीक है। तो कक्षीय कोणीय संवेग जो होगा आपके पास बराबर MVR क्या होगा, NH/2। ये वाला जो अब पोस्टुलेट्स है, अभिग्रहित है, ये बोर का, ये बोर का मुख्य अभिग्रही। अगर एक बार पूछा जाएगा, जा चुका है कि बोर मॉडल का मुख्य अभिग्रही कौन है, MVR/NH/। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चक्कर लगाएगा, उन्हीं लगाएगा जिसका कक्षीय कोणीय संवेग का मान h/2 का क्या हो, पूर्ण गुणज। ठीक है ना। अब मजे की बात पता है क्या है, यह मुख्य अभिग्रहित है, बट और साहब एक्सप्लेन नहीं कर, और साहब नहीं कर पाए। बाद में इसे, बाद में डी ब्रोगली का है वो अपन यहाँ एक्स। और डी ब्रोगली जो है वो आपके पास कैसी है, द्वैत प्रकृति। डी ब्रोगली आपके पास कैसी है, द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति है तो इसने मैटर वेव थ्योरी, बोले तो द्रव्य तरंग अंत के। तो कई बार ऐसा भी सवाल आ जाता है कि बोर मॉडल के सेकेंड पोस्टुलेट को किससे एक्सप्लेन किया गया, तो डी ब्रोगली के द्वारा एक्सप्लेन, द्वैत प्रकृति ऑफ मैटर वेव थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन अपन यहाँ पर कहते किया गया। ठीक है ना।
फिर इन्होंने तीसरा फॉर्मूला दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो अंदर की एक तरफ एक फोर्स होता है जिसको अभी इस अभिकेंद्रीय बल का मान होता है के जेड डी स्क्वायर अपॉन बाहर की ओर फोर्स लगता है तो कि आपके पास जो है वो अपन यहाँ पे कहते हैं अप, और ये आपके पास एम स्क्वायर अपॉन अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो माइनस के जेड डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। जब तक यहाँ पर यह फोर्स बराबर रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहीं पे घूमता जो है वो भगवान का सुदर्शन होता है, ठीक है ना। आपके पास अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है। विष्णु भगवान की किसी गर्दन उड़ानी हो तो वो बाहर वाले फोर्स को ज्यादा कर देते हैं, सुदर्शन होता है, ठीक है, लिया। जैसे अपन ने कभी पत्थर घुमाते हैं, छोटे होंगे तब कुछ घुमाया होगा, तो अंगुली की तरफ भी कोई फोर्स लगता है, ठीक है ना। अगर आपने बाहर का फोर्स बढ़ा दिया, किसी दूसरे का सिर फोड़ देता है वो पत्थर, और अंदर का फोर्स उसको रोकने की कोशिश करी तो खुद का सिर फोड़, ठीक है ना। तो आपके पास जब तक ये बराबर रहेगा तब तक ना तो ऊर्जा अवशोषित करना ही है वो करे। इन दो फॉर्मूले के बेस पे आपके पास सारे फॉर्मूले जो है वो है ना। इसमें खास तौर से त्रिज्या और एनर्जी जो है उसका सवाल जो है वो पूछा जाता है। और आपके पास तो अपन यहाँ पर कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस और एनर्जी। हालांकि इसके अंदर आगे और भी आता है, चक्रों की संख्या आता है, वेलोसिटी आता है, लेकिन अपने जो काम की चीज है उसकी बात जो है तो देखो रेडियस का फॉर्मूला निकलता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के। इसको जब सॉल्व करते हैं तो r इज इक्वल टू 0.529 इंटू अपॉन जेड एन। यह फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए, r इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। क्या है फॉर्मूला? r इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है ना। अब आपके पास n जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कौन सा कोश है जिसमें n का मान 1 2 4। जेड जो है वो आपके पास है एटॉमिक नंबर, बोले तो परमाणु, क्या है, परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के लिए कितना है 1, है ना। हीलियम प्लस के लिए कितना है 2, लिथियम प्लस 2 के लिए कितना है 3, है ना। बेरिलियम प्लस 4 के लिए आपके पास जो है वो कितना है 4, है ना। और मॉडल जो है, और मॉडल जो है वो एकल इलेक्ट्रॉन सिस्टम लागू है, एकल इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए लागू है, ठीक है ना। अब क्यों लागू है उसकी बात अपन लॉन्ग कोर्स में करें, ठीक है ना। अभी अपन को जो है वो इतना ही पूछेगा किसके लिए लागू है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब आपके पास जो है ये हो गया। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे ये कहूँ कि हाइड्रोजन R1 की अगर मैं बात करूँ, देखो 0.529 एन का मान 1 और जेड कितना है हाइड्रोजन 0.52। अगर मैं R2 की बात करूँ 529 2 का स्क्वायर, एन का मान 2 हो गया, R2 का मतलब दूसरे कोष की त्रिज्या, R1 का मतलब प्रथम कोष की त्रिज्या और R2 का मतलब द्वितीय कोष की त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4 इंटू 529 आ गया, आया ना। अब 0.529 की वैल्यू के बराबर है R1 के, तो यहाँ पर आपके पास R3 की अगर मैं बात करूँ 0.529 इंटू का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पर 9 इंटू 529 0.529 कितना है R1, तो यहाँ पर 9, ठीक है। इसी तरह R4 जो होगा वो आपके पास 16 R1 और R5 जो हो जाएगा 25। तो स्क्वायर की रफ्तार से आपके पास चलेगा।
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब आपके पास यहाँ पर, अच्छा, अगर मैं हीलियम प्लस के R3 की बात करूं तो आपके पास R3 इक्वल टू 0.59, R3 है, इसका मतलब N का मान कितना हो गया, 3 का स्क्वायर अपॉन हीलियम के लिए कितना, 2, 0.529 9/, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ आपको कि आपके पास यदि हाइड्रोजन के दो की त्रिज्या का योग 25R1 तथा अंतर अपन यहाँ पर कहते हैं 6R1 हो, तो अपन यहाँ पर कहते हैं कोश, अपन यहाँ पर ये कहें कि ना 4 3 1 सेकेंड। तो देखो आपको ये ध्यान रखना, R1 R2 R3 R4, ये R1, ये 4R1, ये 9R1, ये R1, आपके पास 25, इन दोनों का अंतर आपके पास 7R1 और योग जो है वो आपके पास, आपके पास, अच्छा, मैंने आपको ये भी बता रखा है कि n इज इक्वल टू आर, ये रखा है। आपके पास क्वेश्चन है, अपन यहाँ पर कहते हैं कि हाइड्रोजन के कौन से दो कोश के त्रिज्या का अनुपात 1:4, एल 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 फर्स्ट, फोर्थ, जब भी अप्रोक्स भी या एक या दो या फिर इनमें से कोई नहीं, तब सारे ऑप्शन चेक करने, ठीक है ना। इसके अंदर 1:4 आएगा, इसके अंदर 2:4:9 आएगा, इसके अंदर देखो 4:16 आएगा, फिर के 1:4 आपके पास कौन सा। अब आपका ये क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि हाइड्रोजन के सेकेंड शेल की त्रिज्या x है, तो हीलियम प्लस के थर्ड शेल
कि त्रिज्या जो है क्या अपन यहाँ पर के, तो अपन को ऐसे क्वेश्चन में r इज 0.529 इंटू एन स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए मैं बात करूँ तो 0.529 सेकेंड सेल के लिए पूछा है तो 2 का स्क्वायर हो गया और नीचे क्या हो गया 1, तो आपके पास 4 इंटू 0.529 आपके पास आ गया बराबर है x के बराबर। अब मैं हीलियम प्लस के लिए मैं बात करूं तो 0.529 आपके पास 3 का स्क्वायर बटा हीलियम का कितना 2, तो आपके पास कितना आ गया 0.529। अब मेरे को क्या करना है, इसको x के रेस्पेक्ट में लिखना, ठीक है। आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं क्या आएगा, इसको x के रेस्पेक्ट में लिख, तो जो 0.529 की जगह इंटू 4 की जगह पर मैं x रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर 0.529 तो है लेकिन 4 नहीं है, तो जो नहीं है उसको गुणा और भाग करेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास 0.529 तो 9/2 4/4। अब जैसे ही अपन ने किया तो ये वाला और ये वाला ये आपके पास क्या है x, तो आपका आंसर क्या आ गया 9 क्या गया 9 कर लो कैसा क्वेश्चन इसको। हाइड्रोजन के 2 कोष की त्रिज्या 25r1 है, 2 कोष हैं और अंतर क्या है 7r1, तो वो कोष है वो आपके पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा हाइड्रोजन के R1 R2 R3 R4 R5, पहले कोष की त्रिज्या R1, दूसरे और R1, तीसरे 9r1 फिर R1 फिर, तो दूसरे पहले ऑप्शन को मैं चेक करता हूँ 3 और 2 को, तो इसका तो हो गया 9r1 और इसका गया 4r1, तो दोनों का योग कितना आया 13, लेकिन कितना आना चाहिए। इसको चेक किया 16 और 9 कितना गया, दोनों का अंतर निकाला 7, तो आपके पास आंसर। इसको चेक किया 25 1 तो कितना गया 26, तो गलत हो गया। इसको चेक किया तो 4 और 16 योग कितना है 18, तो ये आपके पास, ठीक है क्लियर। त्रिज्या में ये 3 टाइप के क्वेश्चन, ठीक है आपके पास। नेक्स्ट अपन यहाँ पर कहते हैं एनर्जी, इतने ही बनते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवा दूंगा ताकि एग्जाम में आपको जो है वो हर क्वेश्चन जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं देखा देखा सा मिले, और मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना तुमको कि हाँ हम लोग जो है वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। वो कॉन्फिडेंस जो है वो पूरे साल भर जो है वो तुमको जो है वो हेल्प करेगा कि हाँ 720 से 720 लाए जा सकते, ठीक है ना। एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं -2 -13.6 इंटू Z² बस एक ही चीज का ध्यान रखना कि घर पे पढ़ देना, डिवीजन जो है वो कंटिन्यू, आज एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो पीडीएफ भी जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं अवेलेबल रहेगी, जिस जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं हो चुका है या हो जाए, है ना। तो क्लासेज भी ये तुम जो है वो रिकॉर्डेड वर्जन में पाओगे, है ना, और लिखने के लिए पीडीएफ जो है घर पे भी जो है वो अपन, तो -13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही तुम लोग फीस जो है वो अपन यहाँ सबमिट कराओगे, और वैसे भी ये क्रैश कोर्स तो फ्री, ऑफलाइन भी फ्री है और ऑनलाइन भी फ्री, कैसे फ्री है क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर जो है वो ये 5100 रुपये के अंदर आपको 2 साल की वैल्यू, नेक्स्ट ईयर का लॉन्ग कोर्स में मिलेगा, फिर नेक्स्ट ईयर के लॉन्ग कोर्स के साथ साथ आगे जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं वो आप जो है वो, तो आप ऑफलाइन बैठे हैं या फिर जो ऑनलाइन ले रहे हैं सबके लिए क्या है, तो आपके पास E इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो है वो आपके पास, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कई बार वैल्यू जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं मैं दे देता तो 2.18 इंटू 10⁻18 Z ये जूल पर एटम के अंदर एक एटम। अब देखो एक मोल के लिए अगर निकालना है तो आपको अवागाद्रो संख्या से गुणा करना पड़ेगा, जब अवागाद्रो संख्या से गुणा करते हैं तो इसका फॉर्मूला आता है 1312, ठीक है,
जेड स्क्वायर अपॉन किलो। हाँ, बोले तेरी 12 बजा देंगे। तेरी क्या बजा देंगे? 12। 13 12, ठीक है। तो माइनस 13 12 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन पर मोल है वो आपके पास जो है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन यहाँ पर कहते हैं हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं। तो E1 आपका -13.6, जेड का मान कितना हाइड्रोजन? 1 का स्क्वायर का तो माइनस है। E2 के लिए मैं बात करूं -13.6 का स्क्वायर -4 बराबर। E3 के लिए अगर मैं बात करूं तो -13.6 का स्क्वायर -13.6 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना। तो ये आता है माइनस का 1। E4 की अगर बात करोगे तो -13.6 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, तो -13.6 डिवाइडेड बाई 16, तो पॉइंट। E5 की अगर बात करो 13.5 अपॉन 5 का पॉइंट बराबर, ठीक है। देखो ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। E5 -13.6 किसका? हाइड्रोजन। -3 माइनस, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू आपको याद रहनी, काफी काम जो है वो आपके पास। -13.6 -0.4 माइनस का 1.5 -0.85 -0.55, वापस बोला -13.6 -3.4 -1.5 माइनस का 0.85 और माइनस का पॉइंट। ये किसके लिए? हाइड्रोजन। जरूर थोड़ी ना हाइड्रोजन के लिए, हीलियम प्लस के लिए। तो हीलियम प्लस के लिए E1 की बात करें तो -13.6, जेड का मान कितना? 2 का स्क्वायर अपॉन नीचे 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आएगी -4 ठीक है। अगर जरूरी थोड़ी ना लिथियम नहीं निकल पाए, लिथियम +2 आपके पास E1 इंटू आपके पास 3 का स्क्वायर अपॉन का स्क्वायर -13. क्या आता है? -122, ठीक है। तो आप मेरे को बेरिलियम +4 के लिए n बराबर 4, कैलकुलेट फॉर्मूला बताओ। हम -10 13.6 आपके पास यहाँ पर की एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर -13.6, जेड का मान कितना? 4 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन है, यदि हाइड्रोजन की वैल्यू x है तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि लिथियम प्लस के वन की वैल्यू, और तरीका मैंने अभी आपको बताया रेडियस वाले के, ठीक है ना। T2 की एनर्जी x है, ये सवाल सबसे ज्यादा आता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या हो गया फटाक से?
36। चलिए चेक करते हैं, आपके पास क्वेश्चन नहीं है। एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन, सबसे पहला है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैं हाइड्रोजन के लिए मैं बात करता हूँ ई, तो माइनस का 13.6 इंटू जेड का मान कितना है 1 का स्क्वायर, और ये आपके पास क्या है 2 का, तो -13.6 डिवाइडेड बाई, इसको 3.4 में चेंज, 4 में चेंज पड़ी जाती। अब आपके पास यहाँ पर लिथियम +2 के लिए E1 की बात करनी, तो -13.6 इंटू आपके पास 3 का स्क्वायर, ठीक है, अब -13.6 इंटू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई का स्क्वायर, तो यहाँ पर -13.6 इंटू आ गया। अब 4 नहीं है अपने पास, नहीं है ना 4, 4 से गुणा करेंगे और 4 से भाग लगाएंगे, तो ये वाला और ये वाला आपका क्या हो गया x, यहाँ पर आपके पास क्या, कर लो कैसा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरह की एनर्जी की है वो बात चल, एनर्जी एक तो होती है आयनन, और एक आपके पास होता है पृथक्करण। पृथक्करण, आयनन विभव और पृथक्करण। आयनन विभव में इलेक्ट्रॉन को n बराबर इनफाइनाइट, और n बराबर इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि अनंत का भाग दोगे किस आएगा, और इसको अपन यहाँ पर कहते हैं इलेक्ट्रॉन को n बराबर अनंत के अलावा अन्य ऊर्जा इस ठीक है, अन्य ऊर्जा स्तर में आपके पास जो है, यहाँ पर इन दोनों का फॉर्मूला जो है वो डेल्टा ई बराबर ई माइनस ई, हाई एनर्जी लेवल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पांचवा हायर है, फर्स्ट वाला लो। यहाँ पर n बराबर 1 जो होती है इसको बोलते हैं ग्राउंड, बोले तो अंत्य अवस्था, n बराबर 2, 4, 5, ये आपके पास कहलाती है उत्तेजित, कहलाती है उत्तेजित, जिसमें n बराबर 2 जो है इसको प्रथम उत्तेजित अवस्था, n बराबर 3 है इसको द्वितीय उत्तेजित, समझ आ गई बात को, है क्लियर है। अगर आपके पास अब इलेक्ट्रॉन अनंत में कहीं से भी भेजा जा सकता है, 1 से भेजो, 2 से भेजो, 4 से भेजो, आपकी इच्छा हो जैसे, है ना। लेकिन अगर यदि यदि क्वेश्चन में आईपी पूछे, आईपी पूछे एंड अपन कहते हैं एन का मान नहीं दिया है, कौन सा, लोअर वाला, ठीक है ना, एन का मान नहीं दिया है, तो n बराबर 1 से, ठीक, भेज तो मैं कहीं से सकता हूँ, तो मैं पहले से भी भेज सकता हूँ, दूसरे, तो तीसरे, लेकिन एग्जामिनर देवे ही नहीं, ठीक है ना, तो फिर मैं कहाँ से भेजूंगा। तो आपके पास जो है आईपी की बात करते हैं, डेल्टा ई इक्वल टू माइनस, और हायर के अंदर यह हमेशा क्या रहेगा, इनफाइनाइट, और ई इनफाइनाइट रहेगा, तो उसके, तो मैं हाइड्रोजन के लिए भेजूं, मैं हीलियम प्लस के लिए भेजूं, लिथियम +2 के, तो देखो आपके पास ई अनंत माइनस ई अनंत 0, और अभी मैंने रटाया आपको कि -13.6 होता तो प्लस,
हीलियम प्लस के लिए बात करूं तो ई इनफाइनाइट माइनस, ये आपके पास 0 और अभी मैंने -4 होता था, ठीक है। लिथियम +2 के लिए मैं बात करूं इनफाइनाइट -1, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया 0 -104 बराबर +100, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को n बराबर 2 से n बराबर अनंत में, तो डेल्टा ई क्या है? तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा डेल्टा ई बराबर ई हायर माइनस ई लोअर, ई हायर आपका अनंत माइनस ई अनंत का मान 0 और इसका मान माइनस का 3.4 बराबर। तो अगर मैं आपसे यह पूछूं कि यदि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में है तो अपन यहाँ पर आई आपका ऑप्शन पॉइंट, ऑप्शन आर, ऑप्शन है 0.4 या उससे कम, ऑप्शन है हमारा है 3.4 या उससे ज्यादा। ये 13.6, 13.6 गलत है क्योंकि n बराबर 1, ठीक है। 3.4 इसलिए गलत है बिकॉज ये ओनली n बराबर 2, जबकि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में तो वो n बराबर 2 और 5 अनंत माइनस, कहीं पे भी हो सकता है ना। मैंने ये थोड़ी ना कहा प्रथम उत्तेजित अवस्था में, मैंने कहा उत्तेजित अवस्था में, ठीक है ना। तो 2 में भी हो सकता है, 3 में, 4 में भी हो सकता है। अगर 2 में होता तो 3.4 चाहिए होता, 4 में होता तो 0.85, 5 में होता तो 0.55, तो 3.4 या 3.4 से कम कौन सा आंसर जाएगा? समझ आ गई बात? चले आगे। हाँ, अब अपन यहाँ पर कहते हैं पृथक्करण ऊर्जा। पृथक्करण ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन को आप कहाँ भेजोगे? n बराबर अनंत के अलावा कहीं भी। तो फॉर्मूला तो यही होएगा डेल्टा ई बराबर ई। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से n बराबर 3, ठीक है ना। तो आपके पास क्या होगा डेल्टा ई बराबर, ये हायर कौन सा है 3 माइनस 3 की एनर्जी का वैल्यू कितनी? माइनस की 1 पॉइंट, -13.6 -3.4 -1.5 -0.85 -0.55। ये याद रहने चाहिए, नहीं तो हाथ अटक जाएंगे वहां, ठीक है ना। ये याद नहीं रहेंगे, इतना बड़ा फॉर्मूला आता है एक, ठीक है ना, इसे नहीं करना मुझको। और यहाँ पर -13.6 तो प्लस का 13.6 एक, पृथक्करण ऊर्जा का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को अपन कहीं से भी भेजेंगे ऊपर एक वाले कोश, लेकिन अनंत में नहीं, है ना। अनंत होएगा तो ये वैल्यू कितनी? अब मैंने कहा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 से n बराबर 3 में भेजा तो उसके लिए कितनी है वो चाहिए। तो क्या फॉर्मूला हायर माइनस लोअर, तो 1 और 3 में से हायर कौन है 3, तो 3। अब E3 की वैल्यू और E1 की वैल्यू अपन ने जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं, अपन ने यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन 0.6
और माइनस, आपको कहा था ये याद रहनी चाहिए, तो ये याद रहनी चाहिए। तो उस कंडीशन में अपन जब यहाँ पर ये कहेंगे कि E3 की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी, 1.5, और ये वैल्यू कितनी है माइनस 13.6, तो प्लस के 13.6 माइनस 1, ऐसा कैसा क्वेश्चन किसी से भी पूछा जा सकता है ना। तीसरा आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं वेग की बात कर ले, v इज इक्वल टू 2.18 इंटू पावर पावर, अपन यहाँ पर कहते हैं z बाई पर 2.18 तो 10⁻6 z अपॉन n। तो जहाँ त्रिज्या का फॉर्मूला था देखो, इसको लिख लिख के याद करोगे तो होएगा, नहीं तो कभी n ऊपर चला जाएगा कभी नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो r इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और वेग 2.18 इंटू 10⁻6 10⁻6, ठीक है 10⁻6, और अपन यहाँ पर कहते हैं लाइट की वेलोसिटी से कम है, लाइट की वेलोसिटी होती है 10⁸, तो 3 से कम है और 10⁸ से भी, ठीक है। तो अगर आपसे यह पूछे कि यदि हाइड्रोजन का वेग n बराबर 1 में 1 है, v तो n बराबर 2 1 और आपके लिए ऑप्शन ऑप्शन बाई 2, अभी क्वेश्चन का कोई नहीं, फॉर्मूला यूटिलाइज करो, d इज इक्वल टू 2.18 इंटू पावर 6, हाइड्रोजन की बात करें n बराबर 1 और हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है। यहाँ पर आपका 2.18 इंटू पावर 6, जेड का मान 1/1, 2.18 इंटू पावर 6, ठीक है। ये वाला जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं 2.18 इंटू, जेड का मान कितना है 1 और ये कितना है 2, तो 2.18 इंटू डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू तो है v, है ना, तो v, ठीक है। सब टाइप के क्वेश्चन करा दिए मैंने और मॉडल, ठीक है ना। चले आगे, अब आपके पास जो है अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि एक स्पेक्ट्रम की सीरीज आती है, टाइमर बामर क्वेश्चन वाली। तो हाइड्रोजन अपन यहाँ पर स्पेक्ट्रम, ठीक है। अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपके पास ऐसे लेयर्स होती, n बराबर 1 बराबर 2 4 5, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से, क्या था, अपन यहाँ पर कहते हैं आए यहाँ पर n बराबर 1 कहीं से, तो इस सीरीज को बोलते हैं टाइमर, क्या बोलते हैं। और ये सीरीज आती है किसमें आती है, ये जो लाइन है जस्ट ऊपर से आती है इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन, या फिर बोलते हैं अल्फा। उससे ऊपर से आए तो ये आपके पास होती है सेकेंड या बीटा, ये वाली आपके पास थर्ड, और जो अनंत से आ रही है उसको बोलते हैं सीमांत, बोले सीमा का अंत हो गया, मर गई सीमा, हाँ, क्योंकि अनंत से आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे कुछ है ही। तो जस्ट ऊपर से आए तो फर्स्ट या अल्फा, सेकेंड उससे ऊपर आए सेकेंड या बीटा, उससे ऊपर आए थर्ड, और अनंत से आए तो आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं इलेक्ट्रॉन कहीं से सेकेंड में आए, तो इस सीरीज को बोलते हैं बामर,
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दृश्य क्षेत्र में, और यही सवाल पूछा जो है वो जाता है, ठीक। इसमें ये अल्फा, ये बीटा, था। इस सीरीज को अपन यहाँ पर बोलते हैं आर जी। आर का मतलब होता है रेड, का मतलब, और बी का मतलब तो कि आपके पास प्राइमरी प्राइमरी। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन कहीं से भी उठ के अपन यहाँ पर कहते हैं थर्ड कोश में, तो इसको बोलते हैं पाश्चर। आपके पास ये तो भी ये दृश्य, ये वाली सारी किस्म आएगी पाश्चर। फिर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी यहाँ पर आए तो बोलते हैं, कहीं से भी आए और कहीं से ये भी आई आर में, आई आर में, ठीक है। पहले में आए तो लाइमन, दूसरे में आए बार्मर, तीसरे में पाश्चर, चौथा ब्रैकेट, पांचवा फुंड, छठा, ठीक है। अब इसके लिए आपके पास दो फॉर्मूले आते हैं, उन दो फॉर्मूले की अपन यहाँ पर कहते हैं, तो आपके पास क्या है वो फॉर्मूला आपके पास होता है कि आर एच दैट इज 1/n लोअर आर एच दैट स्क्वायर 1/, लोअर का स्क्वायर 1/, पहले वाले में क्या था, हायर माइनस लोअर था। अब चूंकि ये नीचे आ चुका है तो लोअर माइनस हो जाएगा। इस फॉर्मूले को जहां पर ये आर जो है, आर एच जो है वो आपके पास है वर्ग क्या है। अब ये फॉर्मूला दो जनों के लिए, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n माइनस एन लोअर का स्क्वायर माइनस, और दूसरा आपके पास 1/λ न्यू बार के रेस्ट। यहाँ पर फॉर्मूला यही रहेगा आर एच स्क्वायर 1, ठीक है। यहाँ पर आपके पास लेमडा का क्वेश्चन पूछता है तो आपके पास आर एच का जो मान होता है वो 677 इनवर्स, तो 677 सेंटीमीटर। अब इसको लेमडा पूछेगा तो मेरे को उल्टा करना पड़ेगा, लास्ट में भाग देना पड़ेगा, तो 109 677 का मैं भाग दूंगा तो मेरी जान निकल जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं 1/RH की वैल्यू याद रखूंगा 912, 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। यहाँ पर एनर्जी के रेस्पेक्ट में आर एच बराबर 13 पॉइंट इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन कैसे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा पामर की फर्स्ट लाइन की लैम्डा क्या, और किसके का, तो अपना फॉर्मूला क्या, 1/λ इज इक्वल टू आर एच 1 माइनस, सही है। अब जेड का मान कितना है हाइड्रोजन, अब एन लोअर और एन हायर, एन लोअर जो है फर्स्ट लाइन ये, तो इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, एन बराबर 2 में, और कहाँ से आ रहा है, एन बराबर 3 से, तो आपके पास लोअर तो होगा 2, हायर होगा, क्या समझ आ रही बात को, भारी तो नहीं पड़ रहा है, थोड़ा बहुत भारी तो नहीं लग रहा लगे तो बता देना। एन लोअर 2 और ये आपका 3, या आर एच का आर एच, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर माइनस, या आर एच 1/4 माइनस, तो ये आर एच यहाँ एल हो गए 36, ये 9 इधर और ये 4 इधर,
ठीक है, ये हो गया RH 5/30। अब देखो ये क्या है वैल्यू 1/λ की, लेमडा निकालना पड़ेगा तो 5RH होता है, ठीक है ना। 36/5 है ना, तो आएगा 36 × 5/900, क्या आएगा 65 अच्छा, ये भी जानते हो आप E बराबर H न्यू होता है, बराबर SC/λ होता है, ठीक है ना, और 1/λ आपका न्यू बार होता है। तो अगर एनर्जी ज्यादा तो लेमडा क्लियर है, तो एनर्जी ज्यादा तो लेमडा कम। अब इसका एक बहुत फेमस सवाल जो है वो अपन यहाँ पर कहते बनता है, जो लगभग लगभग पता ही रहता है रिपीटेशन में, ठीक है ना, कि अपन यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन के इस संक्रमण अधिकतम लेमडा, लेमडा क्या हो, और ऑप्शन ऐसे देखा 4 से 2, डी आपके पास 5 से, डी 4 से। अब अगर आप इस फॉर्मूले से करने लग गए और एक की लेमडा ऐसे निकालने लग, पागल हो जाओ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, अपन यहाँ पर कहते हैं लेमडा मैक्सिमम है, तो एनर्जी जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं या ना, अगर लेमडा मैक्सिमम पूछा है तो एनर्जी। अब मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ऑप्शन ए 3 से, और डेल्टा ई आपका ई माइनस पर है, 3 वाले की एनर्जी कितनी -1.5, और इसकी -13.12, ई की बात करो 4 से 2, डेल्टा ई 4 की एनर्जी माइनस का 0.85, माइनस का 0.85, और 3.4 में से क्या बचा 2.55, ठीक है। सी की बात करिए 5 से 3, और डेल्टा ई 5 की एनर्जी का 0.55, और 3 की एनर्जी 5, तो आपके पास प्लस का 0.5, ठीक है। और डी की बात करिए 4 से, और डेल्टा ई बराबर 4 की एनर्जी का 0.5, और माइनस का 13.6, तो ये आपके पास हो गया 12 ठीक है। तो कौन सा आंसर जाएगा, ठीक है ना, समझ आई बात को, कि अधिकतम लेमडा पूछे तो एनर्जी क्या होनी चाहिए मिनिमम। अब एनर्जी कैसे निकालेंगे, बोले अपने तो रटा हुआ है -13.6, -3.4, माइनस का 1.5, माइनस का 0.85, और माइनस का पॉइंट, ठीक है ना। अगर आप इस फॉर्मूले से करने लग गए तो आपको जिंदगी पूरा पेपर के अंदर जो है वो 15-20 मिनट खर्च हो जाएंगे, और फिर सवाल भी अटेंड नहीं हो, ठीक है ना। तो ट्रिक आपको जो है वो यूटिलाइज जो है, तो इसके साथ आपका बोर मॉडल जो है वो अपन कहते हैं आपके पास होता है। अब अपन चलते हैं किसके ऊपर, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली को क्या बोलते हैं, इसने ये कहा कि भाई तो कोई भी पदार्थ है वो अपन यहाँ पर कहते हैं तरंग नेचर का भी होता है, और अपन यहाँ पर ये कहते हैं द्रव्य नेचर का भी होता है, द्रव्य का मतलब हो गया कणीय। तरंग के लिए यहाँ पर फॉर्मूला आया E बराबर H, और यहाँ पर फॉर्मूला आया E बराबर M, ये प्लांक ने दिया था, और ये वाला जो है वो आइंस्टीन साहब ने दिया,
ठीक है ना, दोनों की तू बोलती थी, ठीक है ना। डी ब्रोगली साहब बड़े होशियार थे, प्लांक साहब भी नोबेल प्राइज विनर थे, ये भी नोबेल प्राइज विनर थे। प्लांक साहब कहते थे नहीं 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 तरंग प्रकृति, आइंस्टाइन साहब बोले कि नहीं नहीं कणीय प्रकृति हो गया। डी ब्रोगली साहब बोले दोनों ही सही, दोनों को मिला लेता हूँ, ठीक है ना। तो E बराबर E को इन्होंने मिला लिया, तो H D बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी बाई एक कर गया, तो लेमडा इज इक्वल, ठीक है आपके पास, तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी हो। अब इसका फॉर्मूला जो है वो आपके पास एम केस में भी पूछा जा सकता है और सी केस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो एम के एस की अगर मैं बात करूं तो लेमडा आपके पास आएगा किस में, अगर मैं बात करूं एच की बात करूं तो प्लांक कांस्टेंट और 6.6 पावर माइनस 27 अर्ग, क्योंकि एक जूल तो होता है वो 10। एम की बात करूं तो किलोग्राम में आएगा, और ई की बात करूं पर सेकेंड, और यहाँ पर बात है। और अगर एनर्जी की बात करें केस में और अर्ग में आपके पास किस में, ठीक है आपके पास क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आता है 100 ग्राम की 100 ग्राम की गेंद अपन यहाँ पर कहते हैं 662 मीटर पर सेकंड एक से कर रही है, तो लैम्डा जो है वो चेक करते हैं, तो याद नहीं, मैं तो यही क्वेश्चन खत्म हो जाए है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। जब भी कोई गेंद है वो वेग कर रही है, लैम्डा पूछे तो सवाल किससे आता है, डी। तो देखो 6.62 इंटू पावर माइनस, द्रव्यमान क्या रखेंगे, द्रव्यमान आपके पास 100 ग्राम है, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो आपके पास 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 100 पॉइंट, और ये आपका 600, इस पॉइंट से घटाया तो नीचे आ गया 10, फिर 662 से 62 घट गया, तो क्या बोला था पहले, क्या गलती, तो चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान कर लो कैसा क्वेश्चन। अब आपके पास जो है भवन यहाँ पर कहते हैं कि डी ब्रोगली ने बहुत सारे फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला दिया लेमडा इज इक्वल, दूसरा फॉर्मूला दिया लेमडा इज, तीसरा फॉर्मूला दिया लेमडा इज इक्वल टू एच अप, यहाँ पर के जो है वो आपके पास गति है, जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं, और v जो है वह विभव है, वह विभव है जिससे कण को त्वरित किया, कण को त्वरित किया गया। इलेक्ट्रॉन के लिए यह फॉर्मूला आता है 12.27 एंगस्ट्रॉम, 12 और चौथा फॉर्मूला उसने दिया 2πr इज इक्वल टू एन एल। ये भी फॉर्मूला जो है वो आपके पास किससे आया है, अपन यहाँ पर कहते हैं डी ब्रोगली का, पाई इसने यहाँ पर ये कहा था कि जितने कोश उतना तरंग, जितने कोश उतनी, ठीक है ना।
और इसने यहाँ पर कहा कि इलेक्ट्रॉन वही चक्कर लगाएगा, वही चक्कर लगाएगा जहां संपोषी व्यतिकरण होगा। क्या होगा? याद है संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण? जब दो तरंग आपस में मिलती है और एक ही कला में मिलती है और नई तरंग बड़ी हो जाती है तो, ठीक है ना, और कम हो जाती है तो विनाशी व्यतिकरण। याद करो मैंने आपको बताया था कि और मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो इन्होंने एक्सप्लेन, टू पाई आर इज इक्वल लैम्डा इज इक्वल एम वी, और टू पाई आर इज इक्वल ले गए एम वी आर इज इक्वल का एक्स, ठीक है, कर लोगे? अब जैसे ऐसा आ गया, इलेक्ट्रॉन को 2 वोल्ट से त्वरित किया तो लैम्डा क्या, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27, या फिर 12.27 12.27 ठीक है। इनके जनरली न्यूमेरिकल बनते नहीं है। चले भाई आगे, क्लियर ना? नेक्स्ट आपके पास हाइजेनबर्ग अनिश्चित, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कण के लिए स्थिति और संवेग दोनों का मापन एक साथ उच्च यथार्थता के साथ नहीं कर उच्च कर तो सकते हैं लेकिन उच्च यथार्थता के साथ नहीं कर, एक्यूरेसी के साथ नहीं। अगर आप स्थिति का ध्यान रखोगे तो संवेग में त्रुटि रहेगी, संवेग का ध्यान रखोगे तो है वह आपके पास। तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कण के लिए स्थिति व संवेग दोनों का मापन, दोनों का उच्च यथार्थता, इट मीन्स ग्रेटर साथ नहीं में कुछ ही रह जाती ये त्रुटि h अपॉन 4 पाई के बराबर क्या, ठीक है। तो डेल्टा x डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन 4। मैंने आपको कल भी बताया था कि h पाई को h बार लिखते हैं, इज इक्वल टू h बार बाई 2। आपको ये पता है कि p इक्वल टू एम वी होता है, डेल्टा p जो है वो, तो डेल्टा x डॉट m डेल्टा v इक्वल टू ग्रेटर पाई या अपन डेल्टा x डॉट m डेल्टा v h अपॉन डेल्टा x क्या है, डेल्टा x है डेल्टा p क्या है संवेग, डेल्टा v एक में यदि डेल्टा x बराबर 0, डेल्टा v अगर डेल्टा v बराबर 0, भाई अगर ये 0 हो गया, ठीक है ना, तो ये अनंत। अगर आप किसी भी एक ही काम में लग गए तो बाकी के दुनिया के काम में आपसे तो भावना कितनी,
ठीक है ना। अब कई बार जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं बट नोट, कई बार क्वेश्चन में, कई बार क्वेश्चन वेग न देख डेल्टा वी न देकर वेग वी देता, अपन को तो क्या लिखना है, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी क्या होगा, वी परसेंट, बोले तो यथार्थता डिवाइडेड, भाई वेग दे दिया आपको, डेल्टा वी चाहिए आपको, डेल्टा वी कैसे निकालोगे, वी परसेंटेज डिवाइडेड बाई, ठीक है ना। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, अब h अपॉन 4 पाई को मैं वहाँ एग्जाम के अंदर माथाफोड़ी करूंगा तो इसकी वैल्यू में याद करके, h अपॉन 4 पाई 0.500, 0.525 500 इंटू 10 टू द 500 याद रखना, नहीं तो एग्जाम में वहाँ पे 6.62 के अंदर पहले मैं 4 का भाग दूंगा, फिर 3.14 का भाग दूंगा, मैं पागल हो जाऊंगा वहाँ पे, कहूँगा बहुत लंबा न्यूमेरिकल है, बाद में करेंगे, बाद में टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो याद करके जाएंगे पहले से। तो जैसे क्वेश्चन आता है ऐसे, अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि 100 ग्राम की गेंद, 100 ग्राम की गेंद 700 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है, यदि वेग में यथार्थता 100% है तो स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी। तो मैं क्या कहूँगा, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन एच अपॉन 4 पाई डॉट एम डेल्टा वी। तो ये तो मैंने 0.525 पावर माइनस, एम का मान 100 ग्राम की गेंद है तो एम के एस में रखना पड़ेगा 0.8, और डेल्टा वी एड करूँगा तो वी परसेंट, तो वे कितना है 700 का 2/100 रहेगा 14, थोड़ा सा हार्ड लगेगा। अब ये मान के चलो कि अपन 3 क्लास के अंदर वो मैं चीजें पढ़ ली है जो लगभग 25 क्लास में भी नहीं, 3 क्लास के अंदर वो चीज जो लोग 25 क्लास में भी नहीं, ठीक है, कर लो कैसा न्यूमेरिकल। अब कई बार एक बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि यदि डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा वी तो डेल्टा पी, डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा वी हो तो डेल्टा पी क्या होगा। तो देखो आपके पास अपना फॉर्मूला क्या है, आपके पास डेल्टा एक्स, आपके पास एम डेल्टा वी इक्वल टू एच। अब देखो दिमाग लगाओ अपना, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि x की जगह पे मैं v रख सकता हूँ और v की जगह पे मैं x रख सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ इस तरीके से रखना है कि मेरे फाइनल आ जाए। अगर मैं इस v डेल्टा v की जगह पे डेल्टा x रख दूँ कि मैं कभी डेल्टा p प्राप्त नहीं कर, ठीक है ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेल्टा x की जगह पे डेल्टा v रखना, m डेल्टा v और पाई। अब यहाँ पर तो डेल्टा p आ गया, लेकिन यहाँ पे डेल्टा p नहीं है क्योंकि m होना चाहिए, तो मैं इसको m से गुना करूंगा और m से भाग दूंगा, और यहाँ पर m डेल्टा v इक्वल टू एच, ये आपका डेल्टा p हो गया और ये डेल्टा p हो गया, डेल्टा p का स्क्वायर, और ये m उधर चला गया तो एम एच पाई हो गया, तो डेल्टा p आपके पास एम एच अपॉन 4 पाई का अंडर, ये 2 बाहर आ जाएगा तो 1/2, आया हुआ है न्यूमेरिकल, है ना। आपके पास एग्जामिनर ऐसे भी तो कह सकता है आपको कि डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा पी हो तो डेल्टा वी कितना होगा। तो मेरे पास फॉर्मूला डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन
अब मैं x की जगह पे p रख सकता हूँ, p की जगह पे x रख सकता हूँ। अगर मैंने x रख दिया तो मैं जितना प्राप्त नहीं कर, ठीक है ना। तो मेरे को x की जगह पे p रखना पड़ेगा, तो डेल्टा p डॉट डेल्टा p 4 पाई, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा v निकालना, तो m डेल्टा v डॉट m डेल्टा v 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा v का स्क्वायर और h अपॉन 4 यहाँ पर m स्क्वायर, तो डेल्टा v आपके पास क्या होता है, h अपॉन m स्क्वायर का अंडर, यहाँ 2 बार आ जाएगा और m बार आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा, साथ आपका ये चैप्टर, ठीक है। कर लोगे सर ओमेगा, कितनी क्लास में कराया मोशन में, किस क्लास, इसमें से भी, इसमें से भी कुछ खा गए हो। तो जो 3 में ऐसी पोजीशन है अमेरिकन लॉन्ग कोर्स में, क्या फोटो खींच लो।